हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं क्या न्यूटन के गति का तृतीय नियम। तो इसके पहले की वीडियो में हम लोग तो बहुत सारी चीजें देख चुके हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम भी देख चुके हैं, सेकंड लॉ भी देख चुके हैं। अब हम लोग इसका थर्ड लॉ देखते हैं, ठीक है। तो फिर ये क्या बोलता है कि इसके अनुसार सदैव क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ऐसा होता है, तो गांधी जी ने तो ऐसा बोला है ना कि कोई आपको थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अब अगर आप कहीं भी क्रिया करेंगे तो आपको बराबर में ही उसका प्रतिक्रिया मिलता ही है। और जो मिलता है लेकिन उसकी जो दिशा होती है वो क्या होती है, विपरीत होती है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जैसे ये दो कोई सी वस्तु है, ये ए हो गई और वस्तु, और ये हो गई क्या, बी हो गई, ठीक है। तो फिर क्या बोलता है कि ये जो पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित ये जो पहला ए है, ए बी पर जब बल लगाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या, F21। हम लोग ऐसे जस्ट इसका नॉमेनक्लेचर है ये, ठीक है। ऐसे हम लोग बस नाम दे रहे हैं, इसका नामकरण कर रहे हैं, F21। ए वस्तु ए द्वारा बी पर लगाया गया बल क्या है, F21 है, और वस्तु बी द्वारा ए पर लगाया बल क्या है, F12 है, ठीक है। तो ये दोनों बल जो होते हैं ना, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन इनकी जो दिशा होती है एक दूसरे के विपरीत होती है। तो जब कोई भी सदिश राशि होती है तो ठीक है, सदिश राशि होती है, और जब वो परिमाण में बराबर होती है और जब दिशा में विपरीत होती है तो हमने पढ़ा है कि उसके क्या लग जाती है, उसमें चिन्ह जो है विपरीत हो जाते हैं। तो ये प्लस है तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसमें माइनस लग जाएगा, ठीक। तो फिर ये माइनस है तो इसको इधर लाएंगे, मतलब पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, F21 प्लस F12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा आ रहा है फॉर्मूला, तो ये क्या बता रहा है कि अर्थात स्पष्ट है कि क्रिया तथा प्रतिक्रिया का जो परिणामी होता है ना वो शून्य होता है। मतलब यदि किसी कारणवश क्रिया अथवा प्रतिक्रिया में से कोई एक बल अगर समाप्त हो जाता है ना तो वस्तु दूसरे बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है। तो वस्तु कैसे विस्थापित हो जाती है ये हम लोग इसके एप्लीकेशन में देखेंगे। एप्लीकेशन में मतलब क्या होता है, उसके अनुप्रयोग, ठीक है। ये हम लोग तो पढ़ लिए कि न्यूटन का नियम ये होता है वो होता है, लेकिन जो हमारी असली जिंदगी है इसमें ये कहाँ लागू होता है, तो उसमें हम लोग देखेंगे आगे एग्जाम्पल, तब आपको समझ आएगा। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल कि कुएं से पानी से भरी बाल्टी जब खींचते समय डोरी टूट जाती है तो व्यक्ति को पीछे की ओर क्या लगता है, धक्का लगता है, ठीक है। तो क्यों धक्का लगता है, और ना एग्जाम में आप लोग ऐसे पूछता भी है कि जब डोरी से रस्सी खींचो, जब डोरी से वो आपका बाल्टी खींचोगे कुएं से तो व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है, ऐसा करके ये सब क्वेश्चन आता है। तो ये सब पूरा इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोलता है, देखो जब पानी से भरी बाल्टी जब हम लोग खींचते हैं, जब कोई भी बाल्टी है वो हम लोग डुबा देते हैं, किसमें, कुएं में डुबा देते हैं। तो कुएं में डुबाते हैं तो उससे पानी भर कर आता है। तो पानी की बाल्टी को जब हम लोग खींचे तो व्यक्ति जो होता है ना, व्यक्ति की ओर क्रिया बल लग रहा है, ठीक है। तो व्यक्ति की ओर क्रिया बल लग रहा है, और उसके विपरीत मतलब बाल्टी के नीचे ये जो कोई सा भी व्यक्ति है इस पर क्या लग रहा है, लग रहा है क्रिया बल लग रहा है। और जो कुएं ये क्या ये बाल्टी से पानी खींच रहा है, और ये जो बाल्टी की और ये जो यहाँ पास बाल्टी है, बाल्टी की और यहाँ पास क्या लग रहा है, प्रतिक्रिया बल लग रहा है, ठीक है, प्रतिक्रिया बल लग रहा है। तो फिर क्या बोलता है कि अगर ये जो डोरी अगर मान लो टूट जाती है ना, तो डोरी टूट जाती है तो ये जो प्रतिक्रिया बल है ये क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब कि समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार अगर हमारा प्रतिक्रिया बल समाप्त हो जाता है ना, अगर ये समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति को क्या हो जाता है, पीछे की ओर धक्का लग जाता है, ठीक है। इसलिए इसका ये कारण होता है। और फिर सेकंड है हमारा राइफल चला, सेकंड एग्जांपल है, जैसे कि राइफल हम लोग चलाए। राइफल एक बंदूक ही होता है, उसका थोड़ा बड़ा फॉर्म होता है। तो राइफल चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है, क्यों। तो राइफल जब हम लोग चलाते हैं तो गोली जो होता है राइफल के अंदर वो ऑब्वियसली क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। तो फिर तो जब गोली होता है तो गोली पर सामने की ओर हमारे क्रियाबल लगता है। तो जब गोली पर क्रियाबल लगता है तो क्रियाबल लगता है ना, तो वो हमारा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जिससे कि व्यक्ति को पीछे की ओर प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। और देखो जैसे ये गोली है तो गोली बंदूक है, तो बंदूक से हम लोग गोली चलाएंगे तो गोली जो होता है ना तो उस पर क्रिया बल लगता है, और व्यक्ति है, व्यक्ति पर हमारा प्रतिक्रिया बल लगता है। तो गोली जब निकल जाती है ना तो ये जो क्रिया बल है ये समाप्त हो जाती है, और बचा क्या, हमारे पास प्रतिक्रिया बल बचा। तो प्रतिक्रिया बल किसके पास है, हमारा व्यक्ति के पास है। तो व्यक्ति के पास है तो इसलिए उसको पीछे धक्का लग जाता है, वो गिर जाता है, गिरता नहीं है, थोड़ा सा हिल डुल जाता है, उसको थोड़ा धक्का लगता है, ठीक है।
और फिर देखो अगला देखते हैं, गति के द्वितीय नियम से गति के प्रथम नियम की उत्पत्ति कैसे होती है। तो मान लेते हैं कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु पर बाह्यतम बल F लगाने पर उसमें उत्पन्न त्वरण a है, तब गति के नियम से मान लेते हैं कोई सा ये वस्तु a है और इसका द्रव्यमान है क्या m है, इस पर त्वरण है हमारा क्या a है, और इस पर हम लोग बल लगाते हैं क्या F है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला, तो ये तीनों से अब आपका फॉर्मूला क्या बनता है, F इज इक्वल टू एम ए बनता है। ठीक, तो F इज इक्वल टू एम ए, तो हम लोग पढ़े ये क्या है, गति का द्वितीय नियम है। ठीक है, और त्वरण है तो त्वरण को हम लोग, और त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन बड़ा समांतराल होता है। तो वेग है तो वेग में परिवर्तन हो रहा है तो इसमें डेल लगा दी, ऊपर डेल है तो नीचे भी डेल लगा दो। ठीक है, तो ये हम लोग फॉर्मूला लगा दिए। तो ये जो डेल्टी है, डेल्टी को हम लोग पक्षांतर करेंगे, F इंटू डेल्टी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा हमारा F डॉट, ये क्या बचा, डेल V बचा। ठीक है, अगर ये जो F इज इक्वल टू 0, मतलब बल को अगर हम लोग 0 कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू m डॉट डेल V। तो ये जो m है इसको हम लोग पक्षांतर कर दें, मतलब डेल V इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, गति का प्रथम नियम है। उसके बाद हम लोग एक देख लेते हैं, अगला देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि टाउ इज इक्वल टू डेल पी। तो टाउ यहाँ पर क्या होता है, आवेग है, और ये डेल पी क्या है, यहाँ पर डेल पी मतलब पी क्या है हमारा, संवेग है। तो डेल पी क्या हो जाएगा हमारा, संवेग में परिवर्तन। तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है कि संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है, आवेग के बराबर होता है। तो मान लेते हैं कि m द्रव्यमान का कोई वस्तु है जिस पर ठीक है, जिस पर F बल हम लोग लगाए तो उसमें उत्पन्न त्वरण a है। तो a का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वेग में परिवर्तन बटा समांतराल डेल V बाय डेल टी। और डेल V को हम लोग कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं, और मतलब v माइनस यू, तो v मतलब क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग का ही मतलब क्या होता है, वेग में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये m है, ब्रैकेट के बाहर है, तो फिर ये अगर इसको अंदर से इंटू करोगे तो क्या क्या हो जाता है हमारा, एम वी माइनस एम यू हो जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे फिलहाल नहीं करना है। तो ये f, ये जो डेल्टी है, डेल्टी हमारा पक्षांतर होकर इधर आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, f इंटू डेल्टी इज इक्वल टू, ये क्या है हमारा m डेल v। ठीक, तो उसके बाद फिर क्या आएगा हमारा, f इंटू डेल्टी है, और ये जो m डेल v है मतलब द्रव्यमान है और वेग है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। तो यहाँ पर चूंकि परिवर्तन है तो ये संवेग में भी परिवर्तन आ जाएगा, मतलब डेल पी आ जाएगा। तो ये हमारा सिद्ध हो गया कि बल का आवेग जो होता है संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है।